ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स के पार्ट 1 में हम ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट्स और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन के स्टेप को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आज के वीडियो के एंड में डिस्प्ले होगा। आज के वीडियो में ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स पार्ट 2 में हम इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलॉन्गेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि राइबोसोम में होता है, जिसके द्वारा एक एक करके अमाइनो एसिड्स नीसेंट पेप्टाइड चेन में ऐड होते जाते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 सेकेंड में 15 अमाइनो एसिड ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड हो सकते हैं। इसका मतलब कि 20 सेकेंड्स में अराउंड 300 अमाइनो एसिड्स की एक प्रोटीन की चेन बन सकती है ई कोलाई में। इलॉन्गेशन के स्टेप को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है डीकोडिंग, दूसरा है ट्रांसपेप्टाइडेशन और तीसरा है ट्रांसलोकेशन। इन तीनों ही स्टेजेस को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलॉन्गेशन फैक्टर्स को समझते हैं। यू बैक्टीरिया में इलॉन्गेशन के स्टेप को हेल्प करने में इलॉन्गेशन फैक्टर्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला है इलॉन्गेशन फैक्टर EFTU। EFTU इलॉन्गेशन फैक्टर राइबोसोम में आने वाले नए यानी नेक्स्ट tRNA को उसकी करेक्ट पोजीशन यानी ए साइट पर अटैच करता है। इसके बाद आता है EFTS। EFTU द्वारा जब राइबोसोम में नए आने वाले अमाइनो एसिड tRNA को ए साइट पे अटैच किया जाता है तो जो EFTU है वो भी राइबोसोम में अटैच रह जाता है। EFTS क्या करता है, इस EFTU को GDP के कॉम्प्लेक्स को रिमूव करता है राइबोसोम से और वापस इसको रीजनरेट कर देता है ताकि ये नेक्स्ट आने वाले अमाइनो एसिड tRNA से बाइंड कर सके। तीसरा है EFG। ये इलॉन्गेशन फैक्टर ट्रांसलोकेशन के स्टेज में हेल्प करता है। इन तीनों ही इलॉन्गेशन फैक्टर्स के रोल को हम अभी स्टेप्स इन इलॉन्गेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेज है डीकोडिंग। डीकोडिंग के स्टेज में EFTU जो हमारा इलॉन्गेशन फैक्टर है ये GTP के साथ बाइंड करके एक्टिवेट हो जाता है और एक बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर ये बाइनरी कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड tRNA यानी चार्ज tRNA के साथ बाइंड करता है और एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स में जो EFTU है ये इस अमाइनो एसिड tRNA को बिल्कुल जैसे हम हाथ पकड़ के उसको करेक्ट पोजीशन पे ले जाते हैं, वैसे ही ये EFTU इस अमाइनो एसिड tRNA यानी चार्ज tRNA को mRNA की ए साइट पे जाके बाइंड करवाता है, जहाँ पे इसके एंटी कोडॉन्स mRNA के कोडॉन्स के साथ बाइंड करते हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो प्रोवाइड होती है GTP की हाइड्रोलिसिस से। तो जब हमारा चार्ज अमाइनो एसिड जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड है वो ए साइट पे बाइंड हो जाता है, तब ये EFTU GTP ये भी राइबोसोम में इसके साथ बाइंड रह जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इलॉन्गेशन फैक्टर EFTS जो है वो इस EFTU GDP को रिमूव करता है या रिलीज़ करता है राइबोसोम से और वापस से EFTU को GTP के साथ कंबाइन करा के EFTU बाइनरी कॉम्प्लेक्स को रीजनरेट करता है। तो ये था हमारा डीकोडिंग का स्टेप। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपेप्टाइडेशन। ये एक कैटालिटिक रिएक्शन का स्टेप है जहाँ पे कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है P साइट पे प्रेजेंट पेप्टाइडल tRNA के कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच और A साइट पे प्रेजेंट अमाइनो एसिड tRNA के फ्री अमाइनो ग्रुप के बीच। ये जो कैटालिटिक रिएक्शन है इसको कैटलाइज किया जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। जो 50S सब यूनिट है यानी लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की बैक्टीरिया में, उसमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है जो एक्टिविटी कोड की जाती है 23S rRNA के द्वारा। इसीलिए जो लार्जर सब यूनिट है 50S सब यूनिट है राइबोसोम की, उसको कभी कभी राइबोजाइम भी कहा जाता है। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से मीडिएट होता है। ए साइट पे प्रेजेंट जो हमारा अमाइनो एसिड tRNA है उसका जो अमाइनो एसिड है उसमें फ्री अमाइनो ग्रुप जो है वो P साइट पे प्रेजेंट जो हमारा tRNA है एसाइलेटेड tRNA उसके जो हम tRNA और अमाइनो एसिड के बीच जो ईस्टर बॉन्ड है उसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है। ये अटैक होने के बाद एक इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन जो कैटलाइज किया जाता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा, उस रिएक्शन में ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है वो कोलैप्स कर जाता है और एक पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है दोनों अमाइनो एसिड्स के बीच में और रिलीज़ हो जाता है हमारा डीएसाइलेटेड tRNA।
अब ये जो डीएसाइलेटेड टीआरएनए रिलीज़ हो गया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है, वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के स्टेज में नया पेप्टाइडल टीआरएनए बन जाता है ए साइट पे और वो ट्रांसलोकेट किया जाता है पी साइट पे। यानी जो हमारा अब ये पेप्टाइडल टीआरएनए ए साइट पे बन गया है, इसको ट्रांसलोकेट यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। किस जगह पहुंचाएंगे? उसको पी साइट पे पहुंचाएंगे। तो ये ट्रांसलोकेट करने के लिए जो राइबोसोम है वो एग्जैक्टली 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे बढ़ जाता है एमआरएनए में, और किस डायरेक्शन में मूव करता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स मूव कर जाता है राइबोसोम। राइबोसोम को मूव करने में यानी ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है इलोंगेशन फैक्टर EFG, जिसको कहते हैं, जिसको ट्रांसलोकेज भी कहा जाता है। ये जो EFG है ये राइबोसोम का फंक्शन है। यहाँ पे EFG का जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग होने के बाद जब EFG रिलीज़ होता है तो वो GTP की हाइड्रोलिसिस करता है। यानी कि राइबोसोम के साथ EFG जो है वो ट्रांसलोकेज बाइंड हो जाता है, और जब ये EFG रिलीज़ होता है तो ये GTP की हाइड्रोलिसिस करता है, यानी GTP से GDP बन जाता है, और इस हाइड्रोलिसिस से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिसके के कारण राइबोसोम मूव कर देता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स आगे। ट्रांसलोकेशन स्टेप में जो हमारा अनचार्ज टीआरएनए है वो पी साइट से मूव कर जाता है थर्ड पोजीशन पे। वो पोजीशन है ई साइट या एग्जिट साइट। ये एक ट्रांजिएंट साइट है, और ई साइट जो है वो मेनली राइबोसोम की 50S सब यूनिट पे पाई जाती है। और यहाँ पे जो डीएसाइलेटेड टीआरएनए है, यानी जिसमें अमाइनो एसिड नहीं है, वो टीआरएनए उस ई साइट से इंटरैक्ट करता है अपने CCA सीक्वेंस के द्वारा, जो कि 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है। जो ट्रांसलोकेशन का स्टेप है इसमें मेन क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म पेप्टाइडल टीआरएनए था वो ए साइट से पी साइट पे मूव कर गया, और जो हमारा पहले जो पी साइट पे यानी पेप्टाइडल टीआरएनए जो पी साइट पे प्रेजेंट था वो एग्जिट साइट यानी ई साइट पे मूव कर गया ट्रांजिएंट, बाद में वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ये था हमारा थर्ड स्टेज इलोंगेशन का, जो था ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं इलोंगेशन जो हमारी स्टेज है, जो स्टेप है ट्रांसलेशन का, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहली थी डिकोडिंग स्टेज, जहाँ पे ए साइट पे हमारा अमाइनो एसिड टीआरएनए EFTU की हेल्प से लोकेट हो गया। उसके बाद EFTU GDP रिमूव हुआ। सेकेंड स्टेप में EFTU GDP रिमूव हुआ। ये किसने हेल्प किया? EFTS ने, इलोंगेशन फैक्टर ने। इसके बाद ट्रांसपेप्टाइडेशन के स्टेज में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया पी साइट पे जो टीआरएनए था उसके अमाइनो एसिड, और ए साइट पे जो टीआरएनए था उसके बीच में। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद EFG की हेल्प से क्या हुआ, जो हमारा ए साइट पे पेप्टाइडल टीआरएनए प्रेजेंट हो गया था अमाइनो एसिड ज्वाइन होने के बाद, वो पी साइट पे मूव कर गया ट्रांसलोकेशन के द्वारा, और जो हमारा डीएसाइलेटेड टीआरएनए था वो रिमूव हो गया, और GTP की हाइड्रोलिसिस के द्वारा जो राइबोसोम था वो अब 3 बेसेस आगे बढ़ गया, तो हमारे पास एक नई ए साइट जनरेट हो गई। तो ये थे हमारे स्टेजेस इलोंगेशन के। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप टर्मिनेशन का। प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे स्टॉप हो जाती है जहाँ पे इन तीनों में से कोई भी टर्मिनेशन कोडॉन आ जाता है mRNA के सीक्वेंस में, यानी जो mRNA है उसके सीक्वेंस में इन तीनों में से UAG, UAA और UGA, इन तीनों में से कोई भी सीक्वेंस अगर प्रेजेंट हो जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे स्टॉप हो जाती है? अगर ये सीक्वेंस mRNA में प्रेजेंट है कोडॉन के फॉर्म में, तो ए साइट पे tRNA एंटर नहीं करेगा, उसकी जगह एंटर करेगा प्रोटीन रिलीज फैक्टर। प्रोटीन रिलीज फैक्टर्स क्या हैं? यू बैक्टीरिया में रिलीज फैक्टर्स 3 हैं। पहला है RF1 जो कि UAA और UAG को रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा है रिलीज फैक्टर 2 जो कि UAA और UGA को रिकॉग्नाइज करता है। तीसरा है रिलीज फैक्टर 3 जो कि रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 को अलग करता है राइबोसोम से टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाने के बाद। अब जो रिलीज फैक्टर 1 और 2 हैं, RF1 और RF2, ये स्टॉप कोडॉन्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ देख सकते हैं पी साइड पे ये हमारी प्रोटीन की पेप्टाइड चेन बनी, उसके बाद mRNA में UAG कोडॉन आ गया।
अब इस कोडॉन पे टीआरएनए ना बाइंड करके रिलीज फैक्टर बाइंड कर जाएगा और ये रिलीज फैक्टर राइबोसोम को एक्टिवेट करेगा और जो टीआरएनए है उससे ये पेप्टाइड के बीच के बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा, यानी हाइड्रोलाइज करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये जो हमारा स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये हमारी पेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी। इसके बाद बाइंड होता है RF3, जो कि RF1 और RF2 को राइबोसोम से अलग कर देता है और ये प्रोसेस मीडिएट किया जाता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP के द्वारा। RF3, RF1 और RF2 जो भी बाइंड हुआ था रिलीज फैक्टर, उसको राइबोसोम से अलग कर देता है। तो ये था हमारा टर्मिनेशन का स्टेप, जहाँ पे हमारी पेप्टाइड चेन फिर अलग हो जाती है और राइबोसोम जो है वो डिसोसिएट हो जाता है mRNA से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज इसमें आती है प्रूफ रीडिंग की। तो ये थे हमारे स्टेप्स ट्रांसलेशन के। अब नेक्स्ट आता है प्रूफ रीडिंग कैसे होती है ट्रांसलेशन में। वैसे तो क्योंकि काफ़ी बैक्टीरिया में बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, जिसके की वजह से जो हमारी DNA रेप्लिकेशन की जो प्रूफ रीडिंग थी उतनी स्पेसिफिक ट्रांसलेशन में प्रूफ रीडिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी 2 एक्टिव प्रोसेसेस होते हैं जिनके द्वारा ट्रांसलेशन की भी प्रूफ रीडिंग की गई है। सबसे पहला है केमिकल प्रूफ रीडिंग और दूसरा है काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। केमिकल प्रूफ रीडिंग मेनली अमाइनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज के द्वारा की जाती है, जहाँ पे अगर गलत अमाइनो एसिड अटैच हो गया है टीआरएनए में तो अमाइनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज, क्योंकि वो हाईली स्पेसिफिक है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए भी और पर्टिकुलर टीआरएनए के लिए भी, तो वो इनकरेक्ट अमाइनो एसिड्स को रिमूव कर सकती है बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये थी केमिकल प्रूफ रीडिंग। दूसरा है काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। काइनेटिक प्रूफ रीडिंग बेसिकली कोई मैकेनिज्म, ये कोई एंजाइम के द्वारा नहीं किया जाता। जो काइनेटिक प्रूफ रीडिंग है वो कैसे होती है, जब हमने देखा इलोंगेशन की स्टेज में EF-TU जो है वो पहले जाके जो हमारा अमाइनो एसाइड टीआरएनए है उसको बाइंड करवाता है स्पेसिफिक पोजीशन पे A साइट पे। उसके बाद EF-TS जो है वो EF-TU को रिमूव करता है और रीजनरेट करता है और थर्ड स्टेप में आता है हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो स्टेप है इनके बीच में गैप है कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग, जहाँ पे A साइट पे हमारा टीआरएनए डायरेक्ट हो रहा है और पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेशन यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में गैप है। इस गैप की वजह से जो कई बार हमारे गलत टीआरएनए यानी जिनका एंटीकोडॉन मैच नहीं करता mRNA के कोडॉन से, वो अगर बाइंड कर जाते हैं mRNA की A साइट पे तो वो इस गैप में रिमूव हो जाते हैं, जिसके के कारण वहाँ पे फिर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती और नेक्स्ट अमाइनो एसाइड टीआरएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं काइनेटिक प्रूफ रीडिंग। यहाँ तो ये तो हमारे मैकेनिज्म थे ट्रांसलेशन की प्रूफ रीडिंग के लिए। ये ट्रांसलेशन की प्रूफ रीडिंग इतनी स्पेसिफिक नहीं होती जितनी कि रेप्लिकेशन की प्रूफ रीडिंग होती है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो इतना हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसके लार्ज अमाउंट में प्रोटीन्स की सिंथेसिस की जाती है। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि कितनी एनर्जी यूज़ होती है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन के प्रोसेस की यूज़ होने वाली एनर्जी जो है, एनर्जी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। 2 ATP यूज़ होते हैं टीआरएनए को चार्ज करने में। सबसे 1 GTP यूज़ होता है इनिशिएशन प्रोसेस में, N-1 GTPs होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में और N-1 GTPs ही यूज़ होते हैं ट्रांसलोकेशन के स्टेप में और 1 GTP यूज़ होता है टर्मिनेशन में। तो इसका मतलब कि अगर हमें 100 अमाइनो एसिड्स की एक पेप्टाइड चेन बनानी होगी तो हमारे उसके हिसाब से अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 100 अमाइनो एसिड की चेन बनानी होगी तो 200 ATPs यूज़ होंगे, 1 GTP यूज़ होगा, यहाँ पे 99 GTPs यूज़ होंगे, यहाँ पे भी 99 GTPs यूज़ होंगे और 1 GTP यूज़ होंगे। तो इसको अगर हम टोटली कैलकुलेट करें तो हमारे अराउंड 400 ATPs और GTP रिक्वायर्ड होंगे 100 अमाइनो एसिड की सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करने में। तो एक अमाइनो एसिड की इनकॉर्पोरेट करने में कितना GTP और ATP यूज़ होता है, वो होगा 4, क्योंकि 100 के लिए 400 तो 1 के लिए 4 GTP और ATP नीडेड रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स का चैप्टर एंड होता है। अगर आज के चैप्टर में आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शिफाली माथुर।